कई सालों पहले एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम को अपने इतने बड़े राज्य का राजा होने पर काफी घमंड था। विक्रम सिंह की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बहुत ही दयालु और सुंदर थीं। सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम था राजकुमारी रेखा और दूसरी बेटी का नाम था राजकुमारी इंदु। लेकिन सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था राजकुमारी राधिका अपनी दोनों बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर होने के साथ ही काफी समझदार भी थी। एक दिन राजा विक्रम ने अपनी पत्नी से प्रश्न में पूछा, एक बात बताओ, आखिर तुम किसके नसीब का खाती हो? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर हम सब सिर्फ आपके ही तो नसीब का खाते हैं। राजा ये सुनकर काफी प्रसन्न होते हैं। फिर राजा अपनी तीनों बेटियों के पास जाते हैं और अपनी बड़ी बेटी रेखा से भी वही सवाल पूछते हैं। बेटी बताओ, आखिर तुम किसके नसीब का खाती हो? पिताजी, मैं सिर्फ आपके नसीब का ही तो खाती हूँ। और मैं क्या, पूरा राजमहल ही सिर्फ आपके नसीब का ही तो खाता है। ये सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी दूसरी बेटी से वही सवाल किया। बेटी बताओ, तुम किसके नसीब का खाती हो? पिताजी, मैं तो सिर्फ आपके नसीब का खाती हूँ। और मैं क्या, पूरा राज्य ही सिर्फ आपके नसीब का ही तो खाता है। यह तो तुमने सही कहा पुत्री। फिर राजा ने तीसरी राजकुमारी से सवाल किया। चलो पुत्री, अब तुम बताओ, आखिर तुम किसके नसीब का खाती हो? पिताजी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ अपने नसीब का खाती हूँ। और मैं क्या, दुनिया का हर कोई सिर्फ अपने नसीब का ही खाता है। और आप कोई नहीं होते कि किसी को अपने नसीब का खाने पर मजबूर करें। राजा को अपनी बेटी से ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं तुम्हें खाने को ना दूं, तो तुम मर जाओगी, समझी? पिताजी, अगर आपको ऐसा लगता है तो करके देख लीजिए। सैनिकों, जाओ, इसे बीच घने जंगल में फेंक कर आओ, मैं भी देखूं तुम कैसे अपने नसीब का खाकर जिंदा रहती हो। सैनिक राधिका को घने जंगल के बीच में छोड़ आते हैं। बेचारी राधिका, जिसके पास सिर्फ एक रोटी थी, लाचार होकर जंगल में भटकने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत राधिका को देखती है। ये लड़की इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? अचानक से वो औरत एक गाय का रूप ले लेती है। क्या तुम भी यहीं अकेली हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास ही एक ही रोटी है, क्या तुम ये खाओगी? ये लड़की तो बहुत दयालु है, बेचारी, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? कुछ समय बाद राधिका थक हारकर एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी वही बूढ़ी औरत राधिका के पास आकर कहती है, बेटी उठो। कौन है? बेटा, मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं यहीं रहती हूँ। वैसे तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मुझे मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर से क्यों निकाला और तुम रहती कहाँ हो? उसके बाद राधिका उस औरत को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, चलो मेरे साथ। मेरी झोपड़ी पास ही में है। अगर तुम रात भर यहाँ रुकी रही तो तुम जंगली जानवरों का खाना बन जाओगी। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। अच्छा होगा मैं इनके साथ चली जाऊं। राधिका उस बूढ़ी औरत के साथ रहने चली जाती है। उसके बाद से बूढ़ी औरत और राधिका एक साथ माँ और बेटी की तरह रहने लगती है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन बूढ़ी औरत बहुत बीमार पड़ जाती है। बेटी, इधर आओ। जी माँ जी, अभी आई। हाँ माँ जी, बोलिए। बेटी, मुझे लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। किया, तुम मेरे लिए एक काम करोगी? माँ जी, आप ये क्या कह रही है? आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। देखो बेटी, एक न एक दिन तो सबको जाना है और मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। तुम बस मेरा एक काम कर दो, जब मैं मरूं तो मेरे शव को जलाकर मेरी अस्थियों को
3 कोनों में गाड़ देना। उसके 1 महीने बाद उन अस्थियों को खोद कर देखना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आप ये किया कह रही है, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेटी, मेरी आत्मा को शांति देने के लिए इतना तो कर सकती हो ना। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत का देहांत हो गया, जैसा बूढ़ी औरत ने कहा था। राधिका बिल्कुल वैसा ही करती है। कई दिन बीत जाते हैं। राधिका को किसी के बिना भी अकेले जीने की आदत हो जाती है। सारा काम हो गया। माँ आपकी बहुत याद आती है। अरे हाँ, मैं माँ की ये बात कैसे भूल सकती हूँ। मुझे तो 1 महीने बाद वो जगह खोदनी थी। राधिका जब वो जगह खोदने लगती है, अचानक से उस जगह से एक तेज रोशनी निकलती है। तुम कौन हो? मैं हूँ अजूबा। लोग कहते हैं अजीब, दिल तो टूटता नहीं, पर्दे से हुआ अमीन। बोलो कोई काम अगर हो मेरे नसीब। अजूबा, लेकिन तुम इस जमीन के अंदर क्या कर रहे थे? तुमने जो अस्थियां गाड़ी थी, मैं उन्हें अस्थियों से ही पैदा हुआ हूँ। राधिका उस बौने को देखकर बहुत हैरान थी। फिर राधिका आगे बढ़ती है और बाकी 2 कोनों को खोदने में लग जाती है। ये तो खुद ही नहीं रहा। वो खुदेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो चीज है वो बहुत शक्तिशाली है। वो इस मामूली कुदाल से नहीं निकलने वाले। तो तुम बाहर कैसे निकले? इसका मतलब तुम शक्तिशाली नहीं हो। अच्छा, तो तुम मेरी ताकत पर शक कर रही हो? क्या तुम्हें मेरा ये ताकतवर शरीर नहीं दिख रहा? हाँ, वो तो दिख रहा है। चलो, अब ये बताओ कि मैं इन दोनों को बाहर कैसे निकालूं? इन्हें बाहर निकालने के लिए तुम्हें एक जादुई कुदाल की जरूरत होगी। तो मुझे वो कुदाल कहाँ मिलेगी? हाँ, यहाँ से पश्चिम की ओर एक बहुत बड़ा राज्य है। तुम्हें वो कुदाल वहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें एक जादू और खतरनाक जंगल पार करना होगा। वे जंगल बहुत ही खतरनाक है। तो चले फिर। क्या तुम्हें मेरी बातों से डर नहीं लगा? नहीं, चलो अब। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि मुझे डर लगता है। वो मैं नहीं जानती, तुम मेरे साथ चल रहे हो। राधिका जबरदस्ती अजूबा को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। वो जगह बहुत शांत और सुंदर लग रही थी। क्या अजूबा, तुम तो कह रहे थे कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। जरा एक बार इस जगह को देखो, ये कितनी सुंदर है। हाँ राजकुमारी, आपने सही कहा, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से उनका सामना एक भूत से हो जाता है। तुम आ ही गए। मुझे लगा ही था कोई न कोई जरूर लौट कर आएगा। साल दर साल में यही इंतजार करता रहा। राजकुमारी, मैंने कहा था ना, ये जंगल खतरनाक है। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता अब क्या करना चाहिए। तुम यहाँ आए तो हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। भूत जी, कृपया हमें जाने दो। हाँ भूत जी, हमें जाने दो। ए लड़की, चलो एक सौदा करते हैं। तू मुझे ये बौना दे दे और ये जंगल पार कर ले। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। ए लड़की, तू जानती भी है तूने किसको मना किया है। अब तुम दोनों मरोगे। ये कैसे हुआ? मेरा वार बेकार कैसे गया? ए लड़की, जल्दी बता तूने क्या किया है। अरे हाँ, मुझे याद आया। क्या याद आया? ये क्या है? ये मेरी माँ का ताबीज है। इसमें मेरी माँ की सारी शक्तियाँ हैं और अब यही मेरी रक्षा करेगा। मुझे माफ कर दो। अचानक से वो भूत एक तोते में बदल गया। अरे वाह राजकुमारी, आपने तो इसे तोता बना दिया। राजकुमारी, कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। नहीं, मैं तुम्हें पहले जैसा तभी बनाऊंगी जब मेरा काम पूरा होगा। कैसा काम? फिर राधिका उस भूत को भी अपनी सारी कहानी बताती है। तो क्या अब तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। तुम
तुम्हारा काम पूरा होने के बाद तुम्हें मुझे पहले जैसा बनाना होगा। ठीक है, चलो अब हमें रास्ता दिखाओ। राधिका और अजूबा के साथ उनके सफर में एक और साथी शामिल हो जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद तीनों उस राज्य में पहुंच जाते हैं। आखिर वो कुदाल मिलेगी कहाँ? यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। ये सोचते हुए राधिका महल के अंदर पहुंच जाती है। बेटी, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे पहुंची? दरअसल मैं यहाँ जादुई कुदाल लेने आई हूँ। क्या वो मुझे मिल सकती है? जादुई कुदाल। हाँ, वो मेरे पास है, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है। लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। मैं तुम्हें इस राज्य की पूरी कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं और मेरा वजीर रोज की तरह शिकार के लिए गए थे। महाराज, वो देखे हिरण। ठीक है। राजा का तीर सीधा जाकर हिरण के लगता है। चलिए महाराज, चलकर देखते हैं। ये तो एक परी है। तभी जंगल में से एक तेज आवाज आती है। ए मूर्ख राजा, तूने अपने आनंद के लिए मुझे मार दिया। मैं तुझे और तेरे पूरे राज्य को श्राप देती हूँ। तेरे पूरे राज्य में हर इंसान पत्थर का बन जाएगा। महाराज, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं मरना नहीं चाहता। जल्दी राजमहल चले। तभी अचानक से वजीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। मैं वो सब देखकर बहुत घबरा गया था। मैं वहां से भागकर सीधा अपने महल में गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां का हर इंसान एक पत्थर की मूर्ति बन गया है। मैंने सबको ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने बड़े से बड़े ज्योतिषों को बुलाया, लेकिन कुछ काम नहीं करा। एक दिन जब मैं सो रहा था, तब वही परी जिसे मैंने मारा था मेरे ख्वाब में आई और उसने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत परेशान हो। मैं मानती हूँ तुमने मुझे जानबूझ के नहीं मारा था, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और मेरा श्राप हटाने के लिए तुम्हें उस जादुई जंगल के एकदम बीच में जाना पड़ेगा। वहां पर तुम्हें एक बड़ा दरवाजा मिलेगा। वो तुमसे एक सवाल पूछेगा। अगर तुमने उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम उस दरवाजे के अंदर पहुंच जाओगे। तुम्हें अंदर एक और दरवाजा मिलेगा, उसका भी जवाब देके जब तुम अंदर जाओगे, वहां तुम्हें मेरी जादुई छड़ी मिलेगी। जब तुम उसे अपने राज्य में लाकर उल्टा घुमाओगे तो तुम्हारे राज्य के सारे लोग वापस से इंसान बन जाएंगे। मैं उसी जगह पर गया जहां परी ने बताया था, लेकिन मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मैं आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊंगी और वो जादुई छड़ी लेकर आऊंगी। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। नहीं, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे इस राज्य के सारे लोग और वो जादुई कुदाल ठीक करना है। राधिका इतना बोलकर वहां से निकल जाती है। वो रास्ता किधर था? राजकुमारी, इधर इस तरफ जाना है। नहीं राजकुमारी, इधर जाना है। राजकुमारी, ये पोपट झूठ बोल रहा है। इस तरफ जाना है। तूने पोपट किसको कहा बोने? तूने बोना किसको कहा? बोने को बोना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बोने? रुको, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मुझे याद करने दो। चलो इस तरफ। आखिरकार तीनों उस बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। अगर तुम मुझे पार करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। आप सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो ठीक है, बताओ वो कौन सी चीज है जो मन के अंधकार को पैदा करती है? ये सुनकर राधिका थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि पहला सवाल ही उसके सामने बहुत ही कठिन आ गया था। वो अपने मन में इस सवाल को सोचने लगी। आखिर क्या होगा इसका जवाब? राजकुमारी, ये तो पहला सवाल ही इतना कठिन आ गया। अब हम क्या करेंगे? डरपोक बोने, चुप बैठ, राजकुमारी को सोचने दे। तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी जवाब दो। हाँ रुको, मैं सोच रही हूँ। राधिका इस सवाल के बारे में काफी देर तक सोचती रही। आखिर क्या है जो मन में अंधकार पैदा करता है? तभी उसे अपनी बूढ़ी माँ की एक बात याद आती है। हाँ मुझे पता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या मन में अंधकार पैदा करती है। बहुत बढ़िया, तुमने एकदम सही जवाब दिया। अब तुम अंदर जा सकती हो। फिर वो दरवाजा खुल जाता है। राधिका अंदर जाती है। कुछ देर चलने पर वो दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाती है। अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, और अगर तुम जवाब नहीं दे पाई
तो तुम यहीं पर हमेशा के लिए पत्थर की बन जाओगी। तीनों ये बात को सुनकर डर जाते हैं। राधिका इसके बारे में बहुत सोचकर जवाब देती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप सवाल पूछिए। तो ठीक है, बताओ। सोने की वो चीज जो बेचे ना सुनार, मूल्य तो ज्यादा नहीं पर बहुत है उसका भार। ये सुनकर राधिका फिर से बहुत सोच में पड़ जाती है। सोने की वो चीज जो बेचे ना सुनार, ऐसा क्या है जो सोने का बना है? सोने की तो चारपाई होती है। अरे हाँ, मुझे पता है, चारपाई इसका जवाब है। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम आगे जा सकती हो। राधिका अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही राधिका को वो जादुई छड़ी दिखती है। राजकुमारी, मुझे तो यही छड़ी लग रही है। चलो अब वापस राजमहल चलते हैं। तीनों वापस उसी राज्य के लिए निकल जाते हैं। राजकुमारी, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। हाँ हाँ राजकुमारी, आपका दिमाग तो सच में बहुत तेज है। तुम दोनों का शुक्रिया। तीनों बातें करते हुए उस राज्य में पहुंच जाते हैं और राजा को वो छड़ी दिखाते हैं। ये क्या तुम ये छड़ी सच में ले आई? तो हमारी राजकुमारी को कभी हल्के में मत लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब बताइए इन सबको ठीक कैसे करना है? हाँ, परी ने बताया था कि इसको उल्टा घुमाना है। ठीक है, मैं इसे उल्टा घुमाती हूँ। जैसे ही राधिका उस छड़ी को उल्टा घुमाती है, एक तेज रोशनी चमकती है और पूरे राज्य में सारे लोग पहले जैसे हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? कृपया तुम मेरे पुत्र से विवाह कर लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा अभी एक काम बाकी है। क्या आप मुझे वो जादुई कुदाल दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारा जो मन करे ले लो। राधिका उस जादुई कुदाल को लेकर अपनी झोपड़ी चली जाती है। झोपड़ी में पहुंचते ही राधिका उस दूसरे कोने को खोदने लगी। अचानक से उस कोने में एक तेज रोशनी चमकती है। जब रोशनी हटती है, वहां एक मटका रखा हुआ था। उस मटके के अंदर सोना, चांदी और हीरे जेवरात रखे हुए थे। ये देखकर तीनों बहुत ही हैरान हो जाते। उसके बाद राधिका आखिरी कोना खोदने लगती है। वहां से भी एक तेज रोशनी निकलती है। फिर एक आवाज आती है। बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी आत्मा को शांति दिला दी। अब मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। राधिका राजमहल पहुंचती है। राजा ने सबके लिए दावत रखी होती है। राधिका राजा से कहती है, महाराज, क्या आप मेरे पिताजी को भी दावत पर बुला सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? दरअसल वो आपके पड़ोसी राज्य के राजा हैं। अगर वो राजा हैं, तो तुम जंगल में क्यों रहती हो? दरअसल वो राधिका उस राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम इस राज्य की रानी बनने वाली हो। हम उनसे भी एक बार तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। दावत शुरू होती है। वहां पर राधिका के पिताजी और उसकी दोनों बहनें भी आई थी। आइए आइए, आपका स्वागत है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आपने हमें दावत पर बुलाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। मिलिए इस राज्य की होने वाली रानी से। और ये है मेरा पुत्र। पिताजी, ये तो हमारी छोटी बहन की तरह लग रही है, जिसको आपने जंगल में छुड़वा दिया था। अरे तुम ये क्या कह रही हो? उसको तो अभी तक जंगली जानवर मारकर खा भी गए होंगे, और ये तो एक रानी है। पिताजी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बेटी राधिका। राधिका, क्या ये सच में तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ पिताजी, मैं ही हूँ। देखिए, मैंने कहा था इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने नसीब का खाता है। देखिए मुझे, आज मैं सिर्फ अपने नसीब का खाती हूँ। हाँ बेटी, तुम सही कहती थी। दुनिया में हर कोई अपने नसीब का खाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं, आप मेरे पिताजी हैं। आपको इसकी सीख मिली, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। राजकुमारी, मुझे भी एक सीख मिली।
मैं अब हमेशा इसी रूप में रहना चाहता हूँ। मैं भूत बनकर हमेशा लोगों को डराना नहीं चाहता। मुझे एक और जीवन मिला है, मैं इसको अच्छे से जीना चाहता हूँ। चल कोई बात नहीं पोपटा, तुझे मिर्ची खिलाकर लाऊं। पोपट किसको बोला बोने? क्या तुझे तेरे अलावा यहाँ कोई और पोपट दिख रहा है? रुको रुको, तुम दोनों लड़ना बंद करो। कुछ वक्त बाद राधिका और राजकुमार की शादी हो जाती है। उसके बाद से राधिका उस राज्य की रानी बन गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।